स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने वाक्य पढ़े थे अर्थ के आधार पर और आज पढ़ते हैं हम वाक्य के भेद रचना के आधार पर। हम वाक्य के भेद पढ़ें इससे पहले आप तीन वाक्यों की संरचना देखिए, स्ट्रक्चर देखिए। पहला है किसान फसल काट रहा है। दूसरा वाक्य है बादल गरजे और वर्षा शुरू हो गई। जैसे ही मैं विद्यालय पहुंचा वैसे ही घंटी बज गई। इन तीनों वाक्यों की रचना में आपको कोई ना कोई अंतर दिखाई दे रहा है। पहला वाक्य पढ़ते हैं तो बिल्कुल आसान सा वाक्य लग रहा है। दूसरा वाक्य पढ़ते हैं तो लगता है कि दो उपवाक्य जो हैं आपस में जुड़ रहे हैं। और तीसरे वाक्य में ऐसे लग रहा है कि वाक्य आपस में जुड़ गए हैं, मिक्स हो गए हैं, मिश्रित बन गए हैं। इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो इस तीनों जो भेद हैं इनको तीनों वाक्यों के आधार पर ही हम देख सकते हैं। पहला भेद है सरल वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो। जैसे पहला एग्जाम्पल क्या देखा था अपन ने, किसान फसल काट रहा है। तो पहले वाक्य में किसान उद्देश्य है और फसल काट रहा है विधेय है। अर्थात जिस वाक्य में केवल एक कर्ता और एक ही क्रिया हो उसे हम सरल वाक्यों की श्रेणी में रखेंगे और अंग्रेजी में इसे कहा जाएगा सिंपल सेंटेंस। हम आगे उदाहरण पढ़ेंगे इसके। संयुक्त वाक्य दो या दो से अधिक साधारण वाक्य आपस में जब जुड़ जाते हैं तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। इन्हें कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। तो दूसरा भेद होता है संयुक्त वाक्य का। और तीसरा है मिश्र वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक आश्रित डिपेंडेंट उपवाक्य होते हैं, उन्हें मिश्र वाक्य कहा जाता है। तो हमारे रचना के आधार पर जो वाक्य भेद होते हैं वो है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। एग्जाम में हमें परिभाषा नहीं पूछी जाती है, आईसीएसई एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछी जाती है। केवल हमें वाक्य कन्वर्ट कराए जाते हैं, वाक्य परिवर्तित कराए जाते हैं, रूपांतरित कराए जाते हैं। संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य बनाना, संयुक्त को मिश्र वाक्य बनाना, मिश्र को संयुक्त बनाना, इस तरह से हमें वाक्यों का रूपांतरण करना पड़ता है। पहला भेद है सरल वाक्य। मैंने अभी चर्चा की थी कि जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहा जाता है। सरल वाक्य के और उदाहरण देखिए। नीता खाना बना रही है। नीता उद्देश्य है, खाना बना रही है विधेय है। अर्थात एक कर्ता और एक ही क्रिया है। मेरा छोटा भाई विभोर विद्यालय जा रहा है। मेरा छोटा भाई विभोर यहां तक तो है उद्देश्य और रेस्ट ऑफ पार्ट है विधेय। तो एक ही उद्देश्य हुआ और एक ही विधेय हुआ। यह वाक्य भी सरल वाक्य बना। पुजारी ने मूर्ति पर लाल फूलों की माला चढ़ाई। पुजारी कौन हुआ? उद्देश्य हुआ और बाकी जो पार्ट है क्या बन गया? विधेय बन गया। वाक्य लंबा जरूर है, बड़ा जरूर है, लेकिन यह वाक्य भी कैसा है? सरल वाक्य, क्योंकि हमें क्या दिखाई दे रहा है? एक कर्ता और एक ही क्रिया दिखाई दे रही है। कहने का अर्थ है एक उद्देश्य और एक ही विधेय वाक्य में जहां दिखाई देता है वे सरल वाक्य होते हैं। दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहा जाता है। हमने कहा था कि कंपाउंड सेंटेंस। यहां क्या होता है कि दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य होते हैं, इंडिपेंडेंट, जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते, आश्रित नहीं होते हैं और जो कुछ योजक शब्दों के साथ जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहा जाता है। इन वाक्यों को हम अलग अलग कर दें तो भी किसी उपवाक्य का दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे हम देखते हैं, आप खाना खाएं और विश्राम करें। अब आप खाना खाएं यहां तक एक उपवाक्य है और विश्राम करें ये दूसरा उपवाक्य है। इन दोनों उपवाक्यों को हमने और
समुच्चय बोधक से जोड़ा है। इस कारण से वाक्य क्या बन गया? संयुक्त वाक्य बन गया, क्योंकि हम इन वाक्यों को, उपवाक्यों को अलग अलग करें तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आप चाय पिएंगे या कॉफी? आप चाय पिएंगे या कॉफी? तो एक उपवाक्य बना, आप चाय पिएंगे। फिर दूसरा बना सकते हैं, आप कॉफी पिएंगे। बीच में हमने या से जोड़ दिया। तो इन वाक्यों, उपवाक्यों को अलग अलग किया जाए तब भी कोई प्रभाव किसी पर नहीं पड़ेगा। हम स्वतंत्र रूप से इनको लिख सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, सोमवार को हड़ताल है अतः बाजार बंद रहेगा। यहां भी दो वाक्य हैं, सोमवार को हड़ताल है, बाजार बंद रहेगा। इसको अतः से जोड़ा गया है। भरत आया किंतु भूपेंद्र चला गया। भरत आया उपवाक्य है और दूसरा उपवाक्य भूपेंद्र चला गया। हमने किंतु योजक शब्द से, समुच्चय बोधक से इसको जोड़ा है। तो ऊपर के जो चार वाक्य हैं, ये चारों वाक्य किसके एग्जाम्पल हैं? संयुक्त वाक्य के उदाहरण हैं। अब एग्जाम में अगर आता है तो कैसे पहचान करेंगे? तो पहचान के लिए हमें कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। पहली बात तो क्या है? दोनों उपवाक्यों के मध्य समानाधिकरण संबंध होता है। ये समानाधिकरण संबंध क्या होता है? हम ऐसे समुच्चय बोधक चिन्ह लगाते हैं जिससे दोनों वाक्य जो हैं वो समान रूप से प्रभावी रहते हैं। अर्थात दोनों को समानता के आधार पर रखा जाता है, किसी का भी दूसरे से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभावित नहीं होता है। दोनों ही उपवाक्य या अन्य जो उपवाक्य वो सारे क्या रहते हैं? स्वतंत्र होते हैं। उपवाक्य होते हुए भी पूर्ण अर्थ का बोध होता है। अर्थात जो भी हमारे पास में उपवाक्य हैं ये अपना पूर्ण अर्थ प्रदान करते हैं। आरंभिक उपवाक्य और दूसरा उपवाक्य दोनों ही अपना पूर्ण अर्थ प्रदान करेंगे। उपवाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, अर्थात डिपेंड नहीं होते हैं। हम चाहें तो दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, स्वतंत्र वाक्य बन जाएंगे। अब हमें कुछ शब्द जो है, योजक शब्द है, वो याद रखने होते हैं कि संयुक्त वाक्य जो होते हैं वो किन किन योजक शब्दों से जुड़ते हैं। तो हमें याद रखना पड़ेगा तथा, और, या, अथवा, परंतु, किंतु, लेकिन, अतः, एवं, बल्कि। अगर ऐसे योजक शब्द हमारे वाक्य में हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए कि वे कैसे वाक्य हैं? संयुक्त वाक्य ही हैं। तीसरा भेद है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या होते हैं? हम अंग्रेजी में कहते हैं इनको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होता है उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। कहने का अर्थ है कि इसमें एक जो उपवाक्य होता है वो दूसरे पर डिपेंड होता है, आश्रित होगा, तो हम उस आश्रित को और उस प्रधान उपवाक्य को अलग नहीं कर सकते। जब तक हम पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ेंगे उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाएगा। तो ऐसे जो वाक्य होंगे वो मिश्र वाक्य की श्रेणी में रखे जाएंगे। और इस बात को हम और अच्छे समझते हैं कुछ उदाहरण के द्वारा। पहला वाक्य है, महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि सदा सत्य बोलो। अगर मैं इतना ही बोलूं, महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि आगे क्या कहा, आगे कौन सी बात कही। तो जब तक मैं अपनी बात पूरी नहीं करूंगा तब तक ये सेंटेंस पूरा नहीं होगा। तो महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, यहां से यहां तक तो है अपना प्रधान उपवाक्य, ये पूरा का पूरा एक वाक्य है। और इसमें ये जो पार्ट है, महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, ये प्रधान उपवाक्य है। और अगला जो भाग है ये इस पर आश्रित उपवाक्य डिपेंड है। और इन दोनों को हमने की योजक शब्द से जोड़ा है, तो हमारा ये वाक्य बन जाता है मिश्र वाक्य। अगला देखिए, जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई। जैसे ही शाम हुई, अब आपने इतना सुना जैसे ही शाम हुई, तो आगे क्या हुआ? तो अगली बात जब तक नहीं आएगी वाक्य स्पष्ट नहीं होगा, पूरा अर्थ प्रदान नहीं करेगा। यदि राम परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। तो ये वाक्य भी कैसा हो गया हमारा? मिश्र वाक्य, क्योंकि इसमें
एक प्रधान उपवाक्य है तो दूसरा उसके ऊपर डिपेंड, उस पर आश्रित है। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी मिश्र वाक्य में। तो कुछ पहचान की बातें क्या क्या यहां। पहली बात है, उपवाक्य स्वतंत्र नहीं होते हैं। मिश्र वाक्य के जो उपवाक्य हैं वो कभी भी स्वतंत्र नहीं होंगे, इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, वो डिपेंड रहेंगे। मिश्र वाक्य के उपवाक्य व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। जो व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं वो डिपेंड होते हैं, आश्रित होते हैं, इसलिए यहां व्यधिकरण समुच्चय बोधक का मैंने प्रयोग किया था। जबकि संयुक्त जो वाक्य थे उनमें मैंने समानाधिकरण समुच्चय बोधक का प्रयोग किया था। आपको ध्यान होगा, समानाधिकरण और व्यधिकरण। अब बात आती है कि ऐसे कौन से शब्द हैं जो हमें पहचान कराएंगे, इससे पता चल जाए कि हमारा वाक्य जो है मिश्र वाक्य है या नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है किसी वाक्य में कि, जिसका, जिसकी, जिसके, जो, यदि, जहां, जैसे, यद्यपि, क्योंकि, जब, तब, यदि, तो, ऐसे अगर योजक शब्द मिलते हैं तो हम ऐसे वाक्यों को कहेंगे मिश्र वाक्य। और इन्हीं समुच्चय बोधकों को हम कहते हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक। इनको व्यधिकरण की कैटेगरी में रखा जाता है, श्रेणी में रखा जाता है। तो इस प्रकार से आपका जो मिश्र वाक्य है उसमें और संयुक्त वाक्य में जो मूल अंतर है वो यही है कि संयुक्त वाक्य को हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं, उसके उपवाक्यों को अलग कर सकते हैं। जबकि मिश्र वाक्य के जो उपवाक्य होते हैं उनको अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो आश्रित होते हैं। एक प्रधान होता है तो अन्य उस पर आश्रित होते हैं। चलिए, जब तक हम वाक्य, क्योंकि आपकी जो बोर्ड एग्जाम है उसमें वाक्य रूपांतरण आता है, सरल वाक्य से मिश्र बनाना, मिश्र से सरल बनाना, मिश्र से संयुक्त बनाना। तो जब तक आप वाक्य रूपांतरण नहीं सीखेंगे तब तक आगे बात बनेगी नहीं, इसलिए हम आगे बात करते हैं वाक्य रूपांतरण की। देखिए, यहां मैंने बनाया साधारण वाक्य और उनका आगे दिया मिश्र वाक्य। साधारण वाक्यों को मिश्र वाक्य में बदलना। अच्छे लड़के मेहनती होते हैं। तो आप अगर इसका मिश्र बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, क्योंकि मैंने क्या पहचान बताई कि जहां में जो लग जाए, जहां लग जाए, जैसे लग जाए, वो क्या बन जाएंगे, मिश्र बन जाएंगे। तो हम इसमें जो लगा देते हैं। जो लड़के मेहनती होते हैं वे अच्छे होते हैं, तो मिश्र बन गया। दूसरा देखिए, प्रधानाचार्य के आते ही प्रार्थना शुरू हो गई। ये सरल वाक्य, क्योंकि इस वाक्य में एक उद्देश्य है और एक ही विधेय है। प्रधानाचार्य के आते ही प्रार्थना शुरू हो गई, तो मिश्र बनाएंगे, जैसे ही प्रधानाचार्य आए वैसे ही प्रार्थना शुरू हो गई। अब हम मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में रूपांतरित करते हैं। पहला वाक्य है, मनु ने एक दृश्य देखा जो अलौकिक था। यहां मनु ने एक दृश्य देखा, ये एक उपवाक्य हुआ। जो अलौकिक था, ये दूसरा उपवाक्य हुआ। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, एक सरल वाक्य चाहिए जिसमें एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो। तो हम क्या करेंगे, यहां से जो को तो हटाना ही पड़ेगा। तो वाक्य क्या बनाएंगे, मनु ने अलौकिक दृश्य देखा। मनु ने अलौकिक दृश्य देखा। अगला वाक्य, मैंने एक व्यक्ति को देखा जो दुबला पतला था। अब इसको सरल वाक्य बनाते हैं, तो क्या लिखेंगे, मैंने एक दुबला पतला आदमी देखा। तो यहां मैंने तो कौन हुआ, उद्देश्य हुआ, और अगला पार्ट क्या बन गया, पूरा विधेय बन गया। ऐसे हम क्या करेंगे, सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलेंगे। पहला वाक्य, आप खाना खाकर आराम करें। हमें तो क्या चाहिए, संयुक्त चाहिए, तो हम क्या बनाएंगे, आप खाना खाएं और आराम करें। कठोर बनकर भी सहृदय रहो। संयुक्त क्या बनेगा, कठोर बनो परंतु सहृदय रहो। इसी प्रकार से संयुक्त वाक्य को हम बनाएंगे सरल वाक्य। पहला वाक्य, बादल घिरे परंतु वर्षा न हुई। मैंने क्या कहा था, संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है, उसमें परंतु आपको
योजक चिन्ह मिलेगा, योजक शब्द मिलेगा, और मिलेगा। तो इन दोनों वाक्यों में परंतु आ रहा है, और आ रहा है, तो हमें तो क्या बनाना है, सरल बनाना है। बादल घिरे परंतु वर्षा न हुई, तो हम सरल क्या बना देंगे, बादल घिरकर भी न बरसे, बादल घिरकर भी न बरसे। परिचालक ने सीटी बजाई और बस चल पड़ी। हमें और को हटाना है और वाक्य को सरल बनाना है, क्योंकि इस वाक्य में दो क्रियाएं बन गई, बजाई और चल पड़ी। तो हम क्या बनाएंगे, परिचालक के सीटी बजाते ही बस चल पड़ी। संयुक्त वाक्य को हम अब बदलेंगे मिश्र वाक्य में। गाड़ी स्टेशन पर रुकी और चाय वालों की आवाजें आने लगी। यहां एक उपवाक्य हुआ और अगला क्या है, दूसरा उपवाक्य है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, दोनों स्वतंत्र हैं, इसलिए संयुक्त हुए। लेकिन जैसे ही हम मिश्र बनाएंगे, ये ऐसे जुड़ जाएंगे कि इनको अलग नहीं किया जा सकेगा। तो हमने क्या बना दिया, जैसे ही गाड़ी स्टेशन पर रुकी वैसे ही चाय वालों की आवाजें आने लगी। तो इस प्रकार से हमने विभिन्न प्रकार के वाक्यों को सरल में, संयुक्त में और मिश्र में बदल करके देखा है। अब आपके लिए छोटा सा अभ्यास कार्य है, आप इसे अपनी कॉपी में सोल्व करके देखेंगे, हल करेंगे कि आप बदल पा रहे हो या नहीं बदल पा रहे हो, और इनके आंसर जो होंगे वो लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। मां के बुलाने पर बच्चे घरों की ओर चल पड़े। संयुक्त वाक्य बनाइए। यहां हमें संयुक्त वाक्य बनाना है, ये सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य बनाएंगे। सेठ जी से अनुमति लेकर रामदीन चला गया। यह भी सरल वाक्य है और इसे मिश्र वाक्य बनाना है। जो परिश्रम करता है उसे सफलता मिलती है। सरल वाक्य बनाना है इससे आपको। जिनकी आय कम है उन्हें मितव्ययी होना चाहिए। इससे आप फिर एक सरल वाक्य बनाएंगे। तो इस प्रकार से अभ्यास कार्य करेंगे और आंसर जो होंगे आपको कमेंट बॉक्स में मिलेंगे, लेकिन पहले आप खुद इसका अभ्यास करेंगे। और इसके साथ ही साथ आपकी जो बुक है हिंदी व्याकरण की, उसमें वाक्य जो टॉपिक है उसमें रचना के आधार पर जो वाक्य है उनको जरूर पढ़ें। ये आपका टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो जाता है।